हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस इन मनी कि मनी अलग अलग तरह की किस किस तरह की होती है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं ये पता करते वक्त जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट करेंसीज को। आज हम एनालाइज करेंगे तीन डिफरेंट तरह की मनी को। पहली है हमारी फिएट मनी यानी कि इंडियन रुपी INR। दूसरी हमारी क्रिप्टो करेंसीज जो कि हैं बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, मोनेरो एक्सेट्रा। और तीसरी हमारी गोल्ड। तो इन तीनों मनी के जो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, इन तीनों को आप कैसे एनालाइज करोगे, या अगर कल को कोई चौथा भी आ जाती है मनी के टाइप, उसको भी आप कैसे एनालाइज कर सकते हो और किन किन टर्म्स पे आपको एक मनी को एनालाइज करना होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको 11 पैरामीटर्स पे किसी करेंसी को एनालाइज करना है कि 11 डिफरेंट पैरामीटर्स। मैं एक एक करके वो पैरामीटर के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो हमारे ये तीनों करेंसीज हैं, फिएट मनी, क्रिप्टो करेंसीज और गोल्ड, वो उसमें कहाँ कहाँ पर स्टैंड करता है। तो सबसे पहला पैरामीटर है फंजिबल। फंजिबल का मतलब क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि जो आपकी मनी हो वो इंटरचेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 1 रुपये या 10 रुपये या 2000 के नोट को किसी और के 2000 के नोट के साथ अगर चेंज कर लेते हो तो उसकी वैल्यू सेम है। गोल्ड में भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने 10 ग्राम गोल्ड को किसी और के 10 ग्राम गोल्ड के साथ अगर चेंज करते हो तो उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। और यही जो सेम केस है ये आप क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी कर सकते हो कि 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC। बट जो फंजिबिलिटी है, यानी कि जो करेंसी की ये प्रॉपर्टी है फंजिबल होने की, वो सबसे ज़्यादा है गोल्ड की। बिकॉज जो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है और जो दूसरा 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर उन्हें मेल्ट कर दें उन दोनों में डिफरेंस किसी भी तरह से नहीं बताया जा सकता और वो बिल्कुल यूनिक होंगे। जो फंजिबिलिटी है इंडियन रुपी और बिटकॉइन की कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज हर बिटकॉइन का एक बेसिकली लूप है और आप चेक कर सकते हैं वो बिटकॉइन कहाँ से आया है। तो ऑटोमेटिकली हर बिटकॉइन अलग है और यूनिक है। उसी तरह से इंडियन रुपी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक नंबर होता है जो हर नोट के ऊपर अलग अलग होता है, तो वो भी यूनिक है। तो अगर फंजिबिलिटी की बात करें, गोल्ड सबसे ज़्यादा फंजिबल है, उसके बाद इंडियन रुपी और बिटकॉइन दोनों ही हाई फंजिबिलिटी हैं बट गोल्ड से कम है। तीसरी चीज़ है नॉन कंज्यूमेबल। ये तीनों ही हैं। अगर आप इंडियन रुपी की भी बात करें तो जैसे आप नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं और हमेशा नए नोट्स ले सकते हैं अपने नियरेस्ट बैंक से। गोल्ड भी नॉन कंज्यूमेबल है, यानी कि वो ख़राब नहीं होता, राइट। और बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी, उनका भी ट्रेस हमेशा इंटरनेट पर रहेगा और वो भी कभी ख़राब नहीं होगी। तो तीनों ही करेंसीज हमारी नॉन कंज्यूमेबल भी हैं। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मनी को, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे को अपने फ्रेंड को, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और अपने फ्रेंड को पैसे मुझे मुंबई भेजने हैं, तो वो पोर्टेबिलिटी हुई। तो जो गोल्ड है वो सबसे कम पोर्टेबल है, उसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। क्यों लो है आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने दोस्त को 10 ग्राम गोल्ड भेजना है या 1 किलो गोल्ड भेजना है तो आपको बाय हैंड जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी लीगैलिटीज़ और बहुत सारे इशूज़ आपको रास्ते में आ सकते हैं, रिस्क है ट्रांसपोर्टेशन में और टाइम भी लगेगा मुंबई, दिल्ली टू मुंबई जाने में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फिएट मनी और क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बट जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी हाईएस्ट है। क्यों? अगर मैं ओवरसीज़ पेमेंट की बात करूं तो फिएट को, यानी कि अगर मुझे US से US डॉलर्स मंगवाने हैं इंडिया में, तो उसमें से मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बट क्रिप्टो करेंसीज 10 मिनट में यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाएगा, जैसे अगर बिटकॉइन की बात करें। तो जो पोर्टेबिलिटी है वो हाईएस्ट किसकी है? क्रिप्टो करेंसीज की, सेकंड नंबर पर फिएट मनी पे, थर्ड नंबर पर गोल्ड की। डिविजिबिलिटी। अब अगर आपके पास एक मनी है तो आप चाहते हैं कि आप उससे छोटी और बड़ी दोनों पेमेंट्स कर सकें। अगर मैं आपको ये मानूं कि आपको एक चाय के कप की पेमेंट करनी है जो कि 10 से 20 रुपये है, तो आप गोल्ड में वो पेमेंट नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो पेमेंट गोल्ड में करनी, क्योंकि गोल्ड इतनी कम क्वांटिटी में आपको लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उस जिसके आप दे रहे हैं वो पेमेंट, उसके लिए वो सेव करना बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपकी जो डिविजिबिलिटी है अगर वो लो होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन रुपी जैसे हम जानते हैं कि वो 1 पैसा तक जाता है, तो इंडियन रुपी में वो पोर्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। अगर आप सुपरमार्केट से देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, तो आप देखते होंगे आप कई बार पैसों में भी पे कर रहे होते हैं, तो उसमें डिविजिबिलिटी आपकी अच्छी खासी है।
ऑन द कॉन्ट्ररी जो बिटकॉइन है उसमें आपकी डिविजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज एक बिटकॉइन जो होता है वो आपका 10⁸ सतोशीज के बराबर है, तो वो बहुत छोटा नंबर निकल कर आता है, तो उसमें डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंडियन रुपी में 10⁻² की डिविजिबिलिटी है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में स्पेसिफिकली 10⁸ की डिविजिबिलिटी है, विच इज़ वेरी हाई। तो अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो इसमें भी सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज, सेकेंड नंबर पर आपका आ जाएगा फिएट करेंसीज और थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी की। जो सिक्योरिटी है वो है कि आपकी जो मनी है वो सेफ कितनी है और वो कितनी ज़्यादा जो मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे कितनी ज़्यादा सिक्योर रहने वाली है। तो जो आपकी सिक्योरिटी है वो गोल्ड में क्या है, मॉडरेट है, यानी कि वो आपका गोल्ड को लूटना काफ़ी ज़्यादा आसान है कि आपको अगर कोई धमका कर डरा कर आपसे आपका गोल्ड ले सकता है, वो फिजिकल फॉर्मेट में ना आपसे कोई छीन कर लेकर जा सकता है। सेम गोज विद रुपीज़ भी आपसे अगर फिजिकल फॉर्म में देखें तो आपसे कोई छीन कर लेकर जा सकता है, घर पे रखे हुए तो चोरी हो सकते हैं। बैंक्स में भी इतने ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जैसा कि पीएमसी का केस था, येस बैंक का केस था, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो मॉडरेट है। क्रिप्टो करेंसी सिंस ये इनक्रिप्टेड होती है और ये इसका कोई भी ट्रेस बैक जो है हमारा ऑफलाइन नहीं होता, तो आपसे चोरी तो होने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर आप इसे वॉलेट्स में रखते हैं तो ये सिक्योर्ड है और 256 SHA 256 नाम के एल्गोरिदम से इनक्रिप्टेड होती है सारी की सारी फाइल्स जितने भी क्रिप्टो करेंसी में होती है, तो इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इजी ट्रांजैक्टेबल, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनी को या अपने जो रेगुलर ट्रांजैक्शन उसमें कितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिएट मनी यानी कि INR आपने देखा होगा, या पेटीएम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं और नेट बैंकिंग है, और आपके पास कैश में भी अवेलेबिलिटी है, तो आप कैश में भी पे कर सकते हैं। तो अगर मैं इजी ट्रांजैक्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ऊपर आती है फिएट मनी, नेक्स्ट आती है क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आपको वॉलेट से ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हर बार, और जो सबसे मुश्किल है ट्रांजैक्शंस वो होती हैं गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड की ट्रांजैक्शन में आपको उसकी ये देखना पड़ेगा कि वो कितना प्योरिटी कितनी है, वो कितना प्योर है भी या नहीं है, और उसकी प्योरिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम ट्रांजैक्टेबिलिटी की बात करें तो फिएट मनी, देन क्रिप्टो करेंसीज, देन गोल्ड। नेक्स्ट आती है स्कार्सिटी, यानी कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है या नहीं। तो इसमें जो गोल्ड है उसकी जो स्कार्सिटी है, जितना गोल्ड है ऑलमोस्ट 2% ऑफ गोल्ड ही हमेशा हर साल नया आता है मार्केट में, हम इतना ही माइन कर पाते हैं। बिटकॉइन हर 4 साल बाद जो उसकी अवेलेबिलिटी है, जो उसकी रेट है, जिसे हम हाफनिंग भी बोलते हैं, बिटकॉइन हाफनिंग, तो उसका जो नई इन्फ्लेशन रेट है, नए बिटकॉइन आने का रेट है, वो हाफ हो जाता है एवरी 4 ईयर्स। राइट नाउ जो ये नंबर है ये 1.8% है, और जब अगले साल यानी 24th में जब ये दोबारा हाफनिंग होगी तो ये 0.9% हो जाएगा, यानी कि सबसे जो कम स्कार्स है, सबसे ज़्यादा स्कार्स है वो है आपका बिटकॉइन, फिर नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड, और फिएट मनी तो हम देखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट्स कितनी भी प्रिंट कर सकते हैं और वो करती भी रहती हैं, राइट। तो इसीलिए इन्फ्लेशन भी हमारी आती है। तो जो फिएट मनी है उसकी तो सप्लाई है अनलिमिटेड, तो वो तो स्कार्स है ही नहीं एक तरह से। तो अगर हम स्कार्सिटी के पैरामीटर पे चेक करें, सबसे ज़्यादा स्कार्स क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्पेशली बिटकॉइन, नेक्स्ट आती है गोल्ड, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आपकी फिएट मनी। नेक्स्ट पॉइंट है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट इशू करती है या कोई से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या नहीं। गोल्ड है जो कम्प्लीटली सॉवरेन है कि उसे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो अर्थ से निकलता है और हर कंट्री के पास है, और आप उसे कहीं पर भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसे इशू नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो भी वो आपके लिए गोल्ड बनाकर नहीं दे सकती, गोल्ड जो है वो अर्थ से आता है। ऑन द सेम फ्रंट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी सॉवरेन है, क्योंकि उसे भी जो गवर्नमेंट है वो इशू नहीं करती, इंटरनेट पे ऑलरेडी कोडेड होता है, और इसका जो वाइट पेपर है वो पब्लिक है, यानी कि हम सब चेक कर सकते हैं। तो सॉवरेन है क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन भी जो हमारा है वो बिल्कुल सॉवरेन है, गोल्ड भी सॉवरेन है, और फिएट मनीज तो गवर्नमेंट ही इशू करती है, जैसे हमारे केस में RBI, डॉलर्स के केस में देखें तो फेड। तो जो फिएट मनी है वो सॉवरेन है, जो गोल्ड और बिटकॉइन है वो सॉवरेन नहीं है, राइट। और डिसेंट्रलाइज्ड, तो डिसेंट्रलाइज्ड है कि उसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल ना कर सके। तो जैसे हम गोल्ड के केस में जानते हैं तो गोल्ड भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसे भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हैं, उन्हें भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
बट जो हमारी फिएट मनी है, जैसे हमारे केस में इंडियन रुपी, वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। इसीलिए जैसे डीमोनेटाइजेशन जैसे इफेक्ट था या डीमोनेटाइजेशन जैसा मोमेंट था, वो एक सेंट्रलाइज्ड मनी के ऊपर ही हो सकता है। तो जब फिएट मनी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोन रहती है सेंट्रलाइज्ड अटैक से, जैसा कि हमारा डीमोनेटाइजेशन था। ऑन द कॉन्ट्ररी गोल्ड या क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो गोल्ड एंड बिटकॉइन कम्स फर्स्ट, और सेकंड आता है आपका फिएट मनी जो कि आईएनआर है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा स्मार्ट। तो आज के टाइम में वी आर लिविंग इन एन एक्सपोनेंशियल एज, और इसमें हर चीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट और इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, तो हमारी जो मनी है उसे भी डम्ब नहीं रहना चाहिए, वो भी एक स्मार्ट मनी ही चाहिए हमें। तो जैसे अगर हम स्मार्टनेस की बात करें तो जो प्रोग्रामेबल है, तो गोल्ड बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, उसे बिल्कुल प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी फिएट मनी को कुछ हद तक स्मार्टनेस आप मान सकते हैं कि उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन जैसे सिप वगैरह आज के टाइम में ऑटो डिडक्ट या वो चीज़ें कर सकते हैं, बट उसके बेसिस पे उसका भी क्या प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन वगैरह हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो उतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें हमें पहले ही सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है कि इतनी इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है, इतनी इसकी हर साल या हर मिनट या हर सेकेंड नई इन्फ्लेशन रेट रहने वाली, इतनी नई करेंसी फ्लो करेगी। तो जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर हम स्मार्टनेस पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे क्रिप्टो करेंसीज, सेकंड नंबर पे फिएट मनी, और थर्ड नंबर पर हमारा आता है गोल्ड। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे आप किसी भी मनी या कमोडिटी जिसे आप एज अ मनी यूज़ करने वाले आप उसे जज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिएट मनी या क्रिप्टो करेंसीज या गोल्ड और क्रिप्टो करेंसीज या फिर फिएट मनी एंड गोल्ड या फिर किसी नई कमोडिटी या नए मनी को भी स्टडी करेंगे तो इन 11 फैक्टर्स को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन जैसे सब लोग बोलते हैं, क्योंकि हम जब वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी एंड आप उस फाइनेंशियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।